सो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हम लोग जो लास्ट सेकंड पार्ट के अंदर जो कुछ इंफॉर्मेशंस ले रहे थे कि कई स्टूडेंट जो कि कम जिनके नंबर आ रहे होते हैं नीट के अंदर, लेकिन वो एग्ज़ामिनेशंस को क्लियर कर लेते हैं और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए उनको काफ़ी कुछ ज़्यादा जो है कि कंपटीशन फाइट करना पड़ता है, काफ़ी कुछ संघर्ष करना पड़ता है। तो उसके में अलावा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिल पा रहा तो कई कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों के अंदर फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा ट्यूशन फ़ीस होने की वजह से जो है कि मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं और कई छात्र इसमें फाइनेंशियली काफ़ी कुछ परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को चाहिए कि वो अपना पूरा फोकस ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए फ़ाइट करने में लगाएं और एम्स कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए लगाएं, क्योंकि आज से देखा जाए तो आज से 15 साल पहले ये सिचुएशन थी कि पूरे इंडिया में एक एम्स हुआ करता था जहाँ पर 50 सीटें हुआ करती थी। एक एम्स होता था और 50 सीटें हुआ करती थी। लेकिन जो जब मैंने नीट दिया था 2005 के अंदर में, पीएमटी दिया था मैंने उस टाइम पे एग्ज़ामिनेशन। तो मैंने 2005 में पीएमटी एग्ज़ामिनेशंस को देने के बाद में मेरा काफ़ी उसमें सिलेक्शंस भी हुआ, एमपी में रैंक भी मेरी लगी थी। लेकिन फ़ीस का एक जो फैक्टर होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो जो फ़ीस है वो कहीं स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने से रोकने का एक फैक्टर काम कर रहा होता है। तो बेहतर होगा कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अच्छा स्कोर करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने की कोशिश करें, साथ में आप ये कोशिश करें कि आपको एम्स से मिल जाए। क्योंकि मैं आपको एम्स की फ़ीस बताऊंगा ना तो आप खुद बड़ा वो करोगे कि प्राइवेट कॉलेज में जाओ 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए फ़ीसेस है और एम्स में फ़ीसेस केवल 4,000 2,000 5,000 10,000 20,000 ऐसी एम्स की फ़ीसेस है। कई इंस्टीट्यूशन है जो फ्री में एमबीबीएस करा रहे होते हैं, कई इंस्टीट्यूशन है जिनकी फ़ीस नाम मात्र की होती है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स ऐसे जो जिनकी कम फ़ीस है, मैं आपके सामने पूरी लिस्ट वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझसे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो कि एमबीबीएस एडमिशन के लिए जो एंट्री एग्ज़ामिनेशन लेता है, तो एंट्री एग्ज़ामिनेशन जो लेता है नीट की, ये काफ़ी कुछ हार्ड होती है। काफ़ी जो स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह है ना वो बहुत ही टफ़ होता है, सख्त है। और ये एमबीबीएस में एडमिशन जो होता है वो पूरी तरह से नीट को क्लियर करने के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप क्वालिफाई करेंगे तो ही आपको एडमिशन उसके अंदर में मिलेगा। इसके अलावा जो नीट की जो रिज़ल्ट वगैरह जब आता है तो रिज़ल्ट आने के बाद में उसका जो डिक्लेरेशन हो जाता है, तो डिक्लेरेशन के बाद में जो कमेटियां हैं, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है, एमसीसीज़ और आगे जो भी कमेटियां काम कर रही होती है इसके अंदर में, तो एमबीबीएस एडमिशन की को आगे बढ़ाने के लिए काउंसलिंग स्क्रूटनी के लिए वो आगे कार्य करती है और उसका टाइम टू टाइम जब रिज़ल्ट आ जाता है तो वो नोटिस जारी करती है, जिससे कि आपको जिस भी प्लेस पर है या कॉलेज में है आपको स्क्रूटनी या काउंसलिंग के लिए जाना होता है। और एमसीसी जो होता है वो स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का द्वारा स्थापित एक काउंसलिंग कंडक्टिंग कमेटी होती है। तो एमसीसी एक्चुअली में क्या करती है, जैसे कि जैसे पहले एमसीआई नाम था, ऑल इंडिया मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया वगैरह, बहुत सारी कमेटियाँ रहती है, अलग अलग डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल अलाइड हेल्थ साइंस, ऐसे जो हमारे इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो नॉमिनेटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो काम कर रहे होते हैं, उन कमेटियाँ जो होती है वो काम करती है। तो इसमें आपको लगभग ये मान के चले कि 15% जो कोटा है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में एडमिशन्स मिलते हैं। मतलब इंडिया की किसी भी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये ऑल इंडिया कोटा होता है 15% का, और 85% का जो कोटा होता है वो जो है कि स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इसके अंदर एडमिशन्स के लिए काउंसलिंग्स करते हैं, जो राज्य के अधिकारी होते हैं और संबंधित राज्य की जो काउंसलिंग के डिपार्टमेंट होते हैं वो करते हैं। तो 15% सीटों के अंदर में आपको जो एक तो एम्स में मिल सकता है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके अंदर एडमिशन मिल सकता है। और फिर इसी तरह एएफएमसी जो कॉलेज है, जो सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, जिसका मैंने पुराने वीडियो में भी जिक्र किया था। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, ईएसआईसी हॉस्पिटल और कॉलेजेस, इनके अंदर में भी आपको एडमिशन्स
15% कोटा के अंतर्गत में मिल जाता है। ये चीज़ें थी। फिर एमबीबीएस का जो कोर्स है इसमें जो बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी के नाम से ये कोर्स होता है। इसकी ड्यूरेशन जो है टोटल होती है 5.5 साल। 5.5 साल इंटर्नशिप के साथ में है। इसके अलावा इसकी जो इंटर्नशिप 1 साल मतलब 4.5 साल का तो कोर्स हो गया आपका, 1 साल की आपकी इंटर्नशिप हो गई है, तो टोटल आपके हो गए 5.5 साल। अंडर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है, डिग्री मिलती है एमबीबीएस की। इसके अलावा किसी भी एलिजिबिलिटी के लिए क्या होता है, मिनिमम 50% तो आपके होना चाहिए 10+2 के अंदर में, विद बायो एंड साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री इंक्लूडेड है। वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, और साथ में इंग्लिश को भी आपको उसमें फोकस करना होता है कि इंग्लिश जितनी अच्छी होगी आपकी, क्योंकि आगे जाके बुक्स वगैरह है, वो रेफरेंसेस है, टेक्स्ट है, आगे की स्टडी में आपको इंग्लिश कमांड होना बहुत ज़रूरी है। एज फैक्टर काम करेगा आपका। मिनिमम जो है वो मिनिमम एज 17 ईयर की होनी चाहिए, 17 साल की उम्र आपके पास में होनी चाहिए। अब इंडिया के अंदर कॉलेज की कैपेसिटी के लिए हम बात करेंगे तो कितने कॉलेजेस हैं, क्वांटिटी कितनी है, तो आपको बता दूं मैं फिर से कि 600+ मेडिकल कॉलेज हैं, 15 से ज़्यादा ही है एम्स कॉलेजेस है, और जीप में एफएमसी और नेशनल इम्पोर्टेंसी के जो कॉलेजेस है वो सब अलग से, वो अलग है ही। फिर सीटों की संख्या अभी टोटल अराउंड में हो जाती है 1 लाख के अराउंड में, समथिंग में एमबीबीएस के लिए टोटल ऑल ओवर। तो आप बताएं कि आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए। एग्ज़ाम दे रहे हैं 20 लाख एज एन एवरेज, एग्ज़ाम दे रहे हैं 20 लाख, सीटें अवेलेबल है 1 लाख, तो कंपटीशन इतना भी टफ नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है और आपका कट ऑफ अच्छा है तो आप कोई रोक नहीं सकता एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए आज के टाइम में। तो हाँ, एक बात अलग थी कि आज से 15-20 साल पहले कुछ गिनी चुनी सीट्स हुआ करती थी, और गिनी चुनी सीट्स में मतलब 5 लाख 10 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम देते थे, और 5,000 भी सीटें नहीं हुआ करती थी, 10,000 भी सीटें नहीं हुआ करती थी। तो वो एक अलग बहुत चीज़ें एक आज, लेकिन आज रेशो देखिए तो सही आप, तो आपको बस मेहनत करने की ज़रूरत है प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, बिल्कुल आप उसमें आपको। फिर एमबीबीएस के अलावा बीडीएस है, और उसके अलावा बीएससी नर्सिंग के कोर्सेस है, उसके अलावा फार्मेसी के सब कोर्सेस है, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इस और साथ में अगर बात करें आप तो अनदर फील्ड के लिए मेडिकल के अंदर ही अगर आप एमबीबीएस या एमबीबीएस नहीं कर पाए, नहीं कर पाए क्वालिफाई, बीडीएस नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, तो आप बीएमएस में भी स्विच कर सकते हैं, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, सेम एज इट इज़ ड्यूरेशन होती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में और वर्ल्ड में भी रिकॉग्नाइज है। पूरा ऑल ओवर इंडिया में बीएमएस डॉक्टर की डिमांड भी है, तो आयुष डॉक्टर्स की डिमांड भी है, अच्छी खासी है, गवर्नमेंट में वैकेंसीज भी रहती है। बीएचएमएस है, और भी बीवीएससी है वेटनरी डॉक्टर्स के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे आपके पास जॉब्स अपॉर्चुनिटी हैं, अगर आप प्रॉपर वे में आपने ठानी है कि आपको बस डॉक्टर बनना है तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब आगे बात करते हैं हम इसमें कि जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी जो होता है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग हमारा भारत में एमबीबीएस के लिए कई तरह के जो भी क्वालिफ़िकेशंस है, जो भी उसके मानदंड है वो निर्धारित करता है। केवल पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने से एडमिशन मिल नहीं जाता, उसके लिए और भी बहुत सारी जो शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता है, तो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, बोर्ड में जो अध्ययन किया है उसके जो विषय हैं वो होना चाहिए, न्यूनतम अंक होना चाहिए, आयु का भी एक फैक्टर होता है, एज का। तो ये सब चीज़ें होगी तो ही आप उसमें कर पाएंगे, नहीं तो फिर कभी भी आपका एडमिशन रद्द भी हो भी सकता है अगर इसमें से किसी तरह का मानदंड या जो पैरामीटर्स है वो कंप्लीट नहीं होते, जो एडमिशन्स की प्रोसेस के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस एलिजिबिलिटीज़ है वो। तो शैक्षणिक योग्यता के लिए क्या है कि 10+2 12वीं पास होना चाहिए, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ में, और साथ में इंग्लिश भी उसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा जो उसने बोर्ड के अंदर में एग्ज़ामिनेशंस ली है तो 11th और 12th के अंदर में उसके सब्जेक्ट जो, चाहे वो सीबीएसई से हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड से हो, या वो आईसीएसई बोर्ड से हो, किसी भी मान्यता प्राप्त अगर बोर्ड से है तो उसके लिए चाहिए कि उसने बायो
बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, भौतिकी मतलब फिजिक्स, और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट उसने लेना चाहिए। उससे उसने पास आउट किया हुआ होना चाहिए 10+2। न्यूनतम अंकों के लिए है कि एमबीबीएस के अंदर एडमिशन्स के लिए आपको मिनिमम 50% आपके इन क्लासेस में होना चाहिए। पर 50% से बेहतर ये होगा कि आप 60% 70% जो है कि साथ में आप कोशिश करें कि आपके 70% एंड अबाव इन क्लास में रहे हों। 60% 65% भी होंगे तो आपका चलेगा, लेकिन कोशिश करें कि 70% के ऊपर ही आपका परसेंटेज जा रहा हो। इसके अलावा आप SC ST OBC जो कैटेगरी वगैरह है उसके लिए 45% तक का भी वेटेज हो जाता है आपके पास अच्छे। लेकिन बेहतर यही होगा, कंपटीशन का टाइम है तो आप जो है कि जो मिनिमम कट ऑफ है उसके ऊपर ही आपका परसेंटेज लेवल हो तो बेहतर होगा। एज भी काफ़ी फैक्टर करती है कि मैं एज के लिए जो है ना मिनिमम आपका 17 ईयर 17 साल तो होना ही होना चाहिए। कि अगर आपके पास में 17 साल की उम्र नहीं तो आप नीट की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ऊपर के लिए अभी फ़िलहाल में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतनी एज होना चाहिए कि 18 साल 20 साल 21 साल या आपके पास में होना चाहिए, ऐसा कुछ अभी निर्धारण नहीं है। और कुछ भी अगर अपडेशन होगा तो वो आपको हम बताएंगे कि इस तरह का अपडेशन इसके अंदर में हो गया है ना। फिर आगे हम बात करें इस बारे में तो एमबीबीएस के पाठ्यक्रम के अंदर प्रवेश परीक्षाएं जो होती है वो नीट के अलावा भी कई यूनिवर्सिटियां लेती हैं। और जो सिलेबस है वो एमबीबीएस सिलेबस को काफ़ी कुछ आपको समझना होगा कि आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपको नीट क्लियर करने के बाद में कॉलेज में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, नीट क्लियर कर रहे होते तो नीट क्लियर करने के लिए क्या क्या आपको फेस करना होगा, ये सब चीज़ें भी आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो नीट की एग्ज़ामिनेशन जो होती है तो नीट का जो पैटर्न होता है वो 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। और नीट जो है आपके बायोलॉजी के अंदर में 360 अंक के साथ में 100 प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता होती है, जो इसे नीट परीक्षा में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट मानते हैं। तो जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो बायोलॉजी के अंदर आपके पास में 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चंस में आपको 360 मार्क्स लाने होंगे। फिर दूसरे जो क्वेश्चंस है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, इनका दोनों का वेटेज सेम है। इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन होंगे और 180 क्वेश्चंस टोटल होंगे। तो आपके पास में जो है टोटल अराउंड जो है कि बात करें तो 360 और 180, तो आप ये जब देखेंगे फेस आउट करेंगे तो आपके पास में जो है कि 700 का एक मार्क हो जाता है कि 360 और 180 ये टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, आपको अटेंड करने होते हैं 200 क्वेश्चंस। तो कम से कम 180 क्वेश्चंस तो कंपलसरी आपको अटेंड करने ही करने हैं। अगर आप अटेंड नहीं करेंगे 180 क्वेश्चंस तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकता है ना। तो इसी चीज़ के लिए आप थोड़ा सा देखें तो आपको उसमें वेटेज करना पड़ेगा। फिर एमबीबीएस के लिए आपको ये देखने में आएगा कि आपका जो नीट कट ऑफ है 50 परसेंटाइल है। तो जो रिजर्व कैटेगरीज़ है तो उनके लिए कट ऑफ 40% है। तो जो बच्चे परसेंटाइल को कवर करते हैं तो वही बच्चे आगे पात्र होते हैं भाग एडमिशन्स लेने के लिए। सभी तरह के जो एम्स हैं, जीपमेर है और मेडिकल कॉलेजेस है, वो नीट का जो रिज़ल्ट और जो कट ऑफ होता है उसके आधार पर आपको एडमिशन्स प्रोवाइड करते हैं। अब क्या होता है कि नीट की जो परीक्षा है आप उसको जब क्लियर करते हैं तो नीट की परीक्षा के बाद में क्या, तो कई कैंडिडेट्स को और उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस आउट कर रहे होते हैं कि अब जो एग्ज़ामिनेशंस तो क्लियर कर ली है, अब एग्ज़ामिनेशन क्लियर करने के बाद में एडमिशन्स के लिए जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी काउंसलिंग्स हैं वो काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए एनटीए जो है वो उम्मीदवारों की खुद ही सूची तैयार कर देता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो आपको कैंडिडेट की लिस्ट प्रोवाइड कर देती है और शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। शॉर्ट लिस्ट किए
गए जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को नीट फिर जो है उसमें पात्र होते हैं, और फिर काउंसलिंग्स के लिए जो भी स्क्रूटनी और आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मेडिकल काउंसलिंग की कमेटी जो होती है वो पोर्टल पर पंजीकरण करवाती है, उसको पंजीकरण करवाना होता है। तो एमसीसी 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एएफएमसी और ईएसआईसी जो कॉलेजेस है उसके अंदर में आपको नीट काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन मिल जाएगा। फिर इसके अलावा जो बात छात्र स्टूडेंट रुके हुए हैं वो अपने स्टेट कोटा के अंदर भी जा सकते हैं। फिर काउंसलिंग के दौरान में आपको ये चीज़ बताई जाती है कि आपके नीट के संबंधित डिटेल का यूजिंग करके आपको जो भी अपना इनरोलमेंट करते हैं, फिर आपको काउंसलिंग है उसका पेमेंट करना होता है, काउंसलिंग्स का भुगतान कैसे करना होता है, फिर वहाँ का पाठ्यक्रम कैसा होगा, कॉलेज की अपनी प्राथमिकताएं होगी, ये सब चीज़ें आपको एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी पड़ती हैं। जहाँ भी वो स्टडी करना चाहते हैं वहाँ के बारे में वो पूरे तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। फिर जो भी आपने जो ऑप्शंस में फ़िलअप किए हैं, जो भी चॉइस फिलिंग की है, तो चॉइस फिलिंग के आधार पे आपको जो आपकी रैंक के आधार पर जो भी आपका सीट मैट्रिक्स मिला है, आरक्षण है और एमसीसी का जो आवंटन वगैरह हुआ है, तो वो उसके आधार पर आपको वहाँ के विकल्प प्रोवाइड होते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है तो फिर आपको वहाँ के कॉलेज में जाकर के आगे की जो सीट्स है वगैरह के बारे में वहाँ पर जाके फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना होता है, और वहाँ पर जाकर अपने आप को रिपोर्ट करना होता है कि आपका यहाँ पर एडमिशन हो गया, और यहाँ पर आपको उसको एडमिशन सुनिश्चित करना होता है। अब राज्यवार अगर हम बात करें, स्टेट वाइज अगर हम बात करेंगे, तो सरकारी कॉलेज के अंदर जो 85% बची हुई सीटें रहती है तो वो राज्य कोटे के अंतर्गत में दी जाती है, और सभी सीटों पर जो प्रवेश होता है वो राज्य के प्राधिकारी डिपार्टमेंट्स के द्वारा किया जाता है। एमबीबीएस की एडमिशन्स के लिए जो काउंसलिंग ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पर भी की जा सकती है। एमबीबीएस जो एडमिशन्स हैं उसके लिए स्टेट काउंसलिंग के दौरान में स्टूडेंट्स को इनरोलमेंट कराना होता है, पंजीकरण कराना होता है, पाठ्यक्रम और कॉलेज के विकल्प भरने होते हैं, उसके अंदर में दस्तावेज़ों की अपने डॉक्यूमेंट को जो है सत्यापित कराना होता है, वेरिफिकेशंस कराना होता है आपके डॉक्यूमेंट्स को। इसके अलावा आप जो राज्य कोटे के अलावा निजी प्राइवेट कॉलेजेस है उसकी कॉलेज के जो 100% सीटें हैं उसमें भी आप एडमिशन्स के लिए अप्रोच कर सकते हो, आगे उसमें भी राज्य अधिकारी के द्वारा एडमिशन्स करवाया जाता है। तो अब बात करें हम लोग कि कहाँ किस कॉलेज में एडमिशन्स आपको अवेलेबल होते हैं, है ना। तो काफ़ी कुछ जैसे कि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमबीबीएस एडमिशन है, एपी एडमिशन्स है, असम के अंदर है, बिहार बीएचयू, छत्तीसगढ़ के अंदर है, गोवा, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जो एडमिशन्स किस तरह मिलने वाले हैं, चंडीगढ़ के अंदर में सीएमसी वेल्लोर, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटीज़ और भी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके अंदर आपको कैसे एडमिशन्स कितनी सीटें अवेलेबिलिटी है वो भी आप पूरी तरह से जानकारी मुझसे आप प्राप्त कर पाएंगे। मैं आपको उसके लिए भी एक वीडियो अपडेट कर दूंगा मैं आपको, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो कि क्यूरीज होती है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर हमें प्रॉब्लम यह होती है कि मन में वो सवाल पैदा होते हैं कि हमें अलग अलग चीज़ों से किस तरह से सेक्रीफाइसेस या किस तरह कंप्रोमाइज़ करना होता है। तो कुछ क्यूरीज वगैरह जो आती है स्टूडेंट्स की नॉर्मली ये है कि कितनी सीटें हैं। तो आप ये मान के चले कि अभी जो लेटेस्ट के अंदर में बात करें हम तो 1,07,000 और 600 प्लस में, मतलब 1,07,000 या 1,08,000 के समथिंग में एमबीबीएस की